स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। एंशिएंट हिस्ट्री हम डिस्कस कर रहे हैं लुसेंट जीके के सीरीज़ में। इसमें आपको मौर्यन पीरियड डिस्कस हो चुका है, जिसमें हम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में और लेटर मौर्यन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मौर्य का सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन एंड म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम डिस्कस करेंगे म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद इकॉनमी, सोसाइटी एंड मॉडर्न आर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले थोड़ा हम पीछे चलते हैं। पीछे इन द सेंस क्योंकि आपको थोड़ा समझा देता हूँ टाइमलाइन हम कैसे कैसे कर रहे हैं। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन था, उसके बाद वैदिक पीरियड था। वैदिक पीरियड में कुछ राजा मजबूत होते गए तो उन्होंने अपना जनपद बनाया। उसके बाद उसमें 16 बहुत इंपॉर्टेंट हो गए, तो 16 लोगों ने महाजनपद बना लिया। 16 महाजनपद बने, उसमें जो 4 बहुत पावरफुल बने। इन चारों को हरा के सबसे पावरफुल बना मगध। अब मगध की डायनेस्टी क्या क्या थी? मगध की डायनेस्टी थी 3 डायनेस्टी। हर्यंक डायनेस्टी, उसके बाद शिशुनाग, उसके बाद नंद। इस समय कुछ फॉरेनर्स भी आए थे, जैसे हर्यंक डायनेस्टी के जो पहले राजा थे बिम्बिसार, उसके समय में आए थे ईरानियन। उसके बाद इसमें नंद डायनेस्टी में धनानंद के समय में आए थे मैकेडोनिया के कौन आए थे? अलेक्जेंडर, आपको पता होगा। उसके बाद होता है क्या, मगध हो जाता है। मगध में मौर्य का चल रहा है यही। इसके बाद आते हैं मौर्य। मौर्य में पहला आता है चंद्रगुप्त मौर्य, जिन्होंने लास्ट राजा धनानंद को हराया था, चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोका, उसके बाद लेटर मौर्य डिस्कस हो चुका है। हम इसी तरह आपको जब भी नेक्स्ट वीडियो बताएंगे तो मैं आपको पूरा, क्योंकि कराते चलेंगे। इवन मेडाइवल हिस्ट्री भी हम कराएंगे तो पहले स्टार्टिंग से 2 मिनट लगता है, लेकिन 2 मिनट में आपको कंप्लीट इतना क्लियर हो जाएगा कि याद ही हो जाएगा धीरे धीरे। क्लियर? और एक बार टाइमलाइन क्लियर हो जाएगा तो बस उसके अंदर का एक एक चीज़ तो याद रखना है, सबके अंदर के घुस के थोड़ा बहुत याद रखना है, क्योंकि टाइमलाइन मेन होता है कि फंस जाते हैं और बहुत क्वेश्चन इसी में से आ जाता है। क्लियर है ना? तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। तो मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट था किंग। ध्यान देना, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज था और इसकी एक खामी यही थी, मतलब इसको हम मजबूती भी बोल सकते हैं और खामी भी बोल सकते हैं। देखो, जब सेंटर पे मजबूत राजा होगा तो सेंटर बहुत मजबूत से काम करेगा, तो बहुत इसको एक्सपेंशन में फ़ायदा मिलेगा। लेकिन सेंटर में अगर कमज़ोर राजा हो गया तो इसकी दुर्गति निश्चित है। यही हुआ, अशोका के बाद वाले राजा थोड़ा कमज़ोर हो गए, तो जैसे ही कमज़ोर हुए तो जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन था कमज़ोर हो गया। जब ऊपर ही कमज़ोर हो गया तो नीचे तो अलग अलग हो ही जाएंगे ना। तो मॉडर्न गवर्नमेंट वाज ए सेंट्रलाइज ब्यूरोक्रेसी ऑफ विच द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस कौन था? पूरा दरबार है, उसमें बीच में पूरा दरबार, इवन पूरा हम राज्य की बात करते हैं, सबसे न्यूक्लियस में कौन सा है? राजा है। कौटिल्य जिन्होंने साथ दिया था, जिसके कारण ही चंद्रगुप्त मौर्य हरा पाए थे धनानंद को। कौटिल्य चाणक्य मुनि थे। उनके हिसाब से स्टेट का 7 मेन एलिमेंट था, जिसको हम सप्त अंग थ्योरी बोलते हैं। सप्त अंग मतलब होता है 7 अंग। क्लियर है ना? सप्त अंग थ्योरी बोलते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट था राजा के बाद आता है अमात्य वो होते हैं सेक्रेटेरिएट, जैसे सेंट्रल सेक्रेटेरिएट अभी होता है हमारे देश में, उसी तरह जनपद टेरिटरी हुआ करता था, जैसे पूरे इलाके उसको में बहुत सारे जनपद हुआ करते थे। दुर्ग मतलब होता है फोर्ट मतलब राजा अपने मतलब सुरक्षा के लिए फोर्ट बनाया करता था। कोष बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सारा पैसा तो वहीं पे रखा जाएगा ना। कोष होता है ट्रेजर। उसके अलावा होता है सेना मीन्स होता है आर्मी, और उसके अलावा होता है मित्र, फ्रेंड। तो ये 7 अंग सबसे इम्पॉर्टेंट थे। ज़रूरी नहीं है ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे कि बताइए 7 अंग कौन थे, नहीं। जहाँ पे क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा बनेगा वो मैं आपको बता दूंगा। द किंग वॉज रिगार्डेड एज ए सोल एमॉन्ग ऑल द 7 एलिमेंट, मतलब अगर 7 एलिमेंट है तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट एनिमल किसको, उसकी जान किसको माना जाएगा? किंग को। क्लियर है ना? उसके अलावा क्या किंग ही पूरा मतलब राज्य करता था या किसी से एडवाइस वगैरह नहीं भाई ऐसे लेता था? उसकी मंत्री परिषद होती थी। मंत्री परिषद में बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते थे, जिसमें सबसे पहले आया युवराज होते थे प्रिंस, राजा के बेटा वगैरह। क्लियर है ना? उसको बोलते हैं प्रिंस।
मतलब अगला प्रिंस, अगर अगला कोई राजा बनेगा तो वही बंदा बनेगा, तो उसको एक्सपीरियंस के लिए उसको दरबार में रखेंगे ना, मेन मंत्रिपरिषद में। पुरोहित बहुत इंपॉर्टेंट, चीफ प्रीस्ट होता था। राजा अगर कोई यज्ञ वगैरह या सैक्रिफाइस करवाता था तो यही करते थे। उसका सेनापति, सेनापति कमांडर इन चीफ होता था। देखो सेनापति इतना इम्पोर्टेंट है ना, इतना मतलब मंत्रिपरिषद में 3-4 लोग रहे उसमें सेनापति है, तो इतना इम्पोर्टेंट है। इस और उसके अलावा कुछ और मिनिस्टर, तो इतना इम्पोर्टेंट है। तभी ना क्या होता है, जब लेटर मौर्य बहुत कमज़ोर पड़ने लगते हैं तो जो सेनापति था वही उखाड़ के फेंकता है लेटर मौर्य के, सबसे जो लास्ट मौर्य रहता है बृहद्रथ, उसको उखाड़ के फेंक देता है पुष्यमित्र शुंगा जो कि है कमांडर इन चीफ थे उस समय, और फिर अपना डायनेस्टी क्रिएट करते हैं। तो इसका मतलब कमांडर इन चीफ यानी सेनापति का बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारे सेना का कंट्रोल, सेना को जो बोलेगा वही मानेगा ना। उसके बाद जैसे ही राजा को मारेगा तो सेना तो इसके अंदर में आ जाएगी ना, क्योंकि सेना का हेड तो वैसे भी वो है। अब इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल, ऑफिशियल्स कौन कौन थे मौर्यन डायनेस्टी में, इसको देखते हैं। सबसे पहले सन्निधाता को हम चीफ ट्रेजरी ऑफिसर बोलते हैं। मैंने बताया ना, एक ट्रेजर था, मतलब सारा पैसा, सारा सामान वहाँ पे रखा है भाई, संभालने के लिए कोई चाहिए ना, हिसाबबारी रखने के लिए कोई चाहिए ना, ऐसा थोड़ी है कोई उसमें से डाल रहा है कोई निकाल रहा है, ऐसे थोड़ी होगा। उसके समाहर्ता का काम था कलेक्ट करना, भाई कलेक्ट करके लाओ पैसा, इसी में न रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट है व्यवहारिका, नाम से पता है व्यवहारिका का काम है कि वो सिविल कोर्ट जो होते थे ना, एक सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है। सिविल कोर्ट, जैसे सिविल कोर्ट में नॉर्मल केस लड़े जाते हैं, जैसे शादी विवाह का केस हुआ या ज़मीन वगैरह का केस हुआ, या ऐसे केस हो जाते हैं, नॉर्मल केस वगैरह होते हैं, जैसे फ्रॉड वगैरह के केस हुआ। फ्रॉड आई थिंक क्रिमिनल में आ जाएगा। क्रिमिनल केस में जैसे किसी को कोई मार दिया या मारपीट हुआ, ये सब क्रिमिनल केस में होगा, या फ्रॉड मेन आता है क्रिमिनल केस में। तो देखो, तो व्यवहारिका थे वो सिविल कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। ध्यान देना, जैसे अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे सुप्रीम कोर्ट के, सेम वही पावर इनके पास था। इनको धर्मशास्त्र भी बोला जाता था, ऑब्वियसली धर्म के ज्ञाता है, इनके फैसले गलत नहीं होंगे, ऐसा ही माना जाता रहा होगा। प्रदेशता क्रिमिनल कोर्ट के चीफ जस्टिस है, प्रदेशता क्रिमिनल कोर्ट के, और व्यवहारिका सिविल कोर्ट के। उसके बाद धर्म महामात्रा, भाई ये पोस्ट अशोका के समय में आया था। अशोक क्या कर चाहता था, अपना जो धम्म था वो अशोक फैलाना चाहता था, इसलिए उन्होंने एक पोस्ट ही क्रिएट कर दिया, एक पोस्ट क्रिएट किया जिसका मतलब था, उनका काम था कि आप धम्म को प्रोपागेट कीजिए और ध्यान रखिए लोगों का। क्लियर है, धम्म के प्रोपेगेट कीजिएगा, मोरल वैल्यू, ये सब बातें कि रेस्पेक्ट करना है, ये सब बातें। उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रपाल या कुमार। राष्ट्रपाल या कुमार ये होते हैं प्रोविंस को हेड करते हैं, हम इसको मान सकते हैं गवर्नर टाइप, कि एक देश के अलावे जो प्रोविंस होते हैं, एक देश में बहुत सारे राज्य होते हैं, उस राज्य के हेड कौन करेंगे, कुमार करेंगे या राष्ट्रपाल करेंगे। ये ऑब्वियसली राजा की फैमिली के ही होते थे। क्लियर है ना। प्रदेशिका को हम डीएम बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। देखो डिस्ट्रिक्ट में देखो, इसके ये होगा राज्य के हेड, राज्य से नीचे कौन, पहले सेंटर के हेड कौन थे, राजा, उसके बाद राज्य थे। देखो ऐसे हम बात सकते हैं ना, सबसे ऊपर सेंटर है, सेंटर के नीचे बहुत सारा राज्य के हेड कौन हो गया, राष्ट्रपाल या कुमार। उसके अलावा एक राज्य में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होंगे ना, तो डिस्ट्रिक्ट के हेड 2 होते थे। एक होते थे जिनका काम था, एक का काम था लैंड वगैरह का देखना, एक था डीएम जिसका काम बहुत ब्रॉड था। एक देखो प्रदेशिका जो कि डीएम का काम जो था वो होता है। एक राजुका को पटवारी वगैरह का, लेटर डे पटवारी, और उसको ज़मीन को सर्वे करना और एसेस करने का काम था। क्लियर है ना। और युक्ता केन था, एक सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। क्लियर है ना, युक्ता का काम था सबऑर्डिनेट रेवेन्यू ऑफिसर है। स्थानिका, इसका मतलब ये भी कलेक्टिंग ऑफिसर है, डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ डीएम के कंट्रोल में है। स्थानिका क्या करते हैं, कलेक्टिंग ऑफिसर है, लेकिन ये इसके इशारों पे काम करता है, मतलब प्रदेशिका के अंदर स्थानिका है। गोपा क्या है, गोपा है रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट्स, और गोपा को बोला जाता है ये कुछ गाँव के हेड हुआ करते थे,
क्लियर है ना। और गांव के हेड होते हैं, उससे टैक्स वसूलने का काम करते होंगे। नागर का ऑब्वियसली नगर का रखवाली करने वाला, सिटी एडमिनिस्ट्रेशन। अक्षपातला, अक्षपतला इसको अकाउंटेंट जनरल बोल सकते हैं, सीए इनको बोल सकते हैं। सीता अध्यक्ष, सीता अध्यक्ष सुपरवाइज ऑफ एग्रीकल्चर। पानी अध्यक्ष कॉमर्स को। शाम अध्यक्ष मतलब मार्केट को। पुतल पौतबा पौता पौतबा अध्यक्ष वेट और मेजर देखता था। नाव, नाव से आपको क्या पता चलेगा, नाव से नाव यानी शिप, शिप को अध्यक्ष। तो ऐसे हाँ। और उसके बाद देखो बहुत तो आपको नाम से ही पता चल जाए। शुल्क, शुल्क किसको बोलते हैं, कलेक्ट करना, टॉल, टॉल वगैरह टैक्स, द कलेक्शन, कलेक्टर ऑफ टॉल्स। देखो अकराध्यक्ष, अकराध्यक्ष का मतलब माइंस, अकर थोड़ा माइन वगैरह को बोलते हैं। लोहा अध्यक्ष ऑब्वियसली आयरन। तो कुछ चीज़ें तो या जैसे यहाँ से यहाँ तो आप नॉर्मली बता सकते हो ना। तो इनके क्वेश्चन पूछने के चांस एज कम्पेयर टू ऊपर वाले के कम होते हैं, क्योंकि इनको आपको बताना आसान होता है। जैसे गोपा वगैरह सब पे क्वेश्चन आ चुका है, धम्मा महामात्रा पे क्वेश्चन आ चुका है। क्लियर। अब बात करते हैं प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन ये तो हो गया राजा का, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया। प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में कितने प्रोविंस थे टोटल, यहाँ पे थे 5 प्रोविंस। एक थे नदर्न प्रोविंस, वेस्टर्न प्रोविंस, ईस्टर्न और सेंट्रल, ईस्टर्न और सदर्न प्रोविंस थे। देखो सबसे पहले उत्तर पथा नदर्न प्रोविंस, नाम से ही पता चलता है। इसके कैपिटल था तक्षशिला, उत्तर में थे तक्षशिला था ना। उसके बाद अवंती, अवंतीरा अस्त्रा वेस्टर्न प्रोविंस थे, इसका कैपिटल था उज्जैन। प्राची ईस्टर्न और सेंट्रल प्रोविंस थे, इसका पाटलिपुत्र कैपिटल था, वही बिहार वगैरह वाला रीजन। कलिंगा ईस्टर्न प्रोविंस, इसका तोसाली इसका कैपिटल था। उसका दक्षिण पथा सदर्न प्रोविंस था। स्वर्णगिरी इसका कैपिटल था, स्वर्णगिरी, स्वर्णगिरी। तो आप समझ गए उत्तर पथा, उत्तर पथा। उसके बाद अवंती, अवंती, अवंती रक्षता, नाम भी इतना टफ होता है। उज्जैन, प्राची पाटलिपुत्र, कलिंग तोशाली, दक्षिण पथा। तो ध्यान देना, बस इसको थोड़ा 1-2 बार रीड कर लेना। क्लियर। अकॉर्डिंग टू जूनागढ़, ध्यान देना, जूनागढ़ रॉक एडिक्ट जो कि रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया है। आपको क्वेश्चन में ये बताना है, रुद्रदामन हम बार बार करें भाई किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, आपको बस ये ध्यान देना। क्लियर है, एक चीज़ आपको लिखना है बस, किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है। क्लियर। अब हमें डिस्कस करना है गवर्न बाय द पुष्यगुप्ता। आपको मैं ऑप्शन भी देते रहा हूँ, हुन्स या बकातका। हुन्स से बिलोंग करते थे, एक जो हर्डर्स वगैरह थे, एक बकातका डायनेस्टी, दोनों में से किसी एक से आप बता दो। सौराष्ट्र was governed by पुष्यगुप्ता, the Vaisya at the time of चंद्रगुप्ता मौर्य by यावन किंग तुष्यपा at the time। देखो ये बात कर रहे हैं कि सौराष्ट्र उसके समय, ध्यान देना, जूनागढ़ के रॉक्स इंस्क्रिप्शन में लिखा, क्योंकि जूनागढ़ भी उसी साइड में जिधर सौराष्ट्र है। बताते हैं सौराष्ट्र दो लोग के द्वारा गवर्न किया जाता था। पुष्यगुप्ता के द्वारा जो कि वैश्य थे, किसके समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। लेकिन तुषापा के द्वारा गवर्न किया जाता था, जो कि एक यावन किंग था अशोका के समय में। तो अशोका के समय में किसके द्वारा, तुषापा के द्वारा, और पुष्यगुप्ता के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में किसके द्वारा, पुष्यगुप्ता के समय में। पुष्यगुप्ता जो कि वैश्य थे। जाति तो नहीं पूछेंगे, मतलब वरना नहीं पूछेंगे, नाम पूछ सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के बारे में देख लेते हैं। चक्रा प्रोविंस को बोलते थे, और उसके कौन लीड करते थे मैं आपको बता ही चुका हूँ, राष्ट्रपाला या कुमार जो कि प्रिंस होते थे। उसके बाद अहर और बिसाया या डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं। हेड इसके 2 थे, मैंने बताया था ना, एक प्रदेशिका जो कि कौन थे,
टीएम, और एक है राजुका जो कि लैंड रेवेन्यू, पटवारी वगैरह मैंने बोला ना। संग्राहना 10 विलेज के ग्रुप होते थे जिसको गोपा हेड करते थे, एक विलेज के हेड को ग्रामिका बोल सकते हो। तो आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चक्रा किसको बोलते हैं, प्रोविंस को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं जहाँ आपको थोड़ा पता होना चाहिए। चक्रा किसको बोलते हैं, प्रोविंस को। हेड कौन थे, राष्ट्रपाल या कुमार। अहर या बिशाया किसको बोलते हैं, प्रादेशिका, डिस्ट्रिक्ट को बोलते हैं, इसके हेड कौन है, प्रादेशिका। मैंने पिछले अभी बताया था ना, देखो। क्लियर है ना, ये दोनों है डिस्ट्रिक्ट के हेड, ये दोनों ये हेड है प्रोविंस के, मैंने बताया ही था। गोपा किसके हैं, गोपा है 10 गांव के हेड, और ग्रामीणी ग्राम के हेड हैं। क्लियर है ना। अब म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का कुछ और पोस्ट देखते हैं। नगरक आपने देख ही लिया था, नगरक देखा था ना, कि एक डिस्ट्रिक्ट सिटी सुपरिटेंडेंट होता है, उसका चीफ ड्यूटी होता है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। मेगास्थनीज ने बताया अकाउंट ऑफ दिस सिस्टम, 6 कमेटी है और 6 कमेटी में 5-5 मेंबर है, ध्यान देना। उन्होंने बताया कि सिस्टम कैसे चलता है पूरा मौर्य का। उन्होंने बताया 6 कमेटी है और 6 कमेटी में, हर कमेटी में 6 कमेटी है, 6 कमेटी में 5-5 मेंबर है। चलता कैसे है पूरा सिस्टम, सारे कमेटी में पहला जो कमेटी है जिसका काम है इंडस्ट्रियल आर्ट देखना, दूसरा कमेटी है इंटरटेनमेंट और फॉरेनर्स के लिए, ऑब्वियसली बहुत सारा पैसा इससे आएगा ना। थर्ड का काम है रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ देखना। फोर्थ का काम है ट्रेड एंड कॉमर्स देखना, इससे ही पैसे आने हैं। फिफ्थ है पब्लिक सेल ऑफ मैन्युफैक्चर गुड, और सिक्स्थ है कलेक्शन ऑफ टैक्सेस इन द आर्टिकल्स। जितना सोल्ड होगा उसका 1/10 आपको टैक्स देना होगा। क्लियर है ना। तो समझ गए हम, 6 कमेटी थे, मेगास्थनीज बताता है। क्लियर है। मेगास्थनीज इसी तरह आपको ये भी बताएगा, मेगास्थनीज काफ़ी चीज़ को डिटेल में बताता है। पहले बताता है कि पूरा सिस्टम जो म्युनिसिपल सिस्टम है, म्युनिसिपल का एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी 6 कमेटी होते हैं। और फिर उसके बाद बताएगा भाई आर्मी था ना, आर्मी में भी ऐसा ही कुछ 6 कमेटी था, 6 कमेटी में 5-5 मेंबर था। क्योंकि देखो राजा को जो बैठना होगा, राजा पूरा आर्मी के साथ थोड़ी डिस्कशन करेगा कुछ भी बात का डिस्कशन, भाई लड़ाई करना है, 2 लाख आर्मी थोड़ी सामने बैठा होगा माइक पे बोले, नहीं भाई, वो कुछ चुनिंदा लोगों से बात करेंगे जो कि मेन हेड होंगे। तो क्या होते थे, 6 कमेटी थी, मतलब 6 टाइप की सेना थी, सबके 5-5 लोग जो हेड थे उनसे डायरेक्ट राजा इंटरेक्ट करते थे, हो गया, बस यही था। तो आर्मी, इकोनॉमी, सोसाइटी, क्लियर। तो आर्मी हम इसी टॉपिक में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद इकोनॉमी, सोसाइटी और आर्किटेक्चर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ द मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाज द मेंटेनेंस ऑफ ह्यूज आर्मी, मतलब उनके पास इवन नेवी भी थी। क्योंकि इतना आपको लड़ाई, जितना बार बार आप लड़ाई कर रहे हो, तो बिना आर्मी के, बिना नेवी के आप जीत तो सकते नहीं। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मेगास्थनीज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द आर्मी वाज कैरिड बाय ए बोर्ड ऑफ 30 ऑफिसर, मतलब टोटल 30 ऑफिसर थे। इसको आप 6 कमेटी में बांट दो, 6 कमेटी में तो 5-5 आ जाएगा ना, 5-5 6 में आगे 5। उसके बाद क्या करते हैं, सबका काम आते हैं कि भाई आप एलिफेंट ग्रुप के हो, आप चैरियट वाले ग्रुप के, आप नेवी वाले ग्रुप के, आप ट्रांसपोर्ट वाले ग्रुप के हो, तो सबका ग्रुप बांटते हैं। जैसे क्या क्या ग्रुप था, सबसे पहले इन्फेंट्री था, इन्फेंट्री का मतलब होता है पैदल वाला। कैवेलरी था, कैवेलरी का मतलब घोड़ा वाला ग्रुप, जो घोड़ा के साथ लड़ाई करता था। एलिफेंट वाला तो आपको पता है, जो गज, जिसको हम हाथी बोलते हैं। चैरियट मतलब रथ वगैरह के साथ जो लड़ाई करता था। नेवी आपको पता ही है, और ट्रांसपोर्ट जो यातायात इधर से इधर ले जाने में आपको मदद करता था। इन द मौर्यन पीरियड देयर वाज 2 टाइप ऑफ गुधा पुरुषा। देखो एक चीज़ आपको बताता, गुड, इसको हम बोलते हैं गुड पुरुष। भाई लड़ाई आप सिर्फ आर्मी से जीत जाओगे जब तक आपको दुश्मन का वीक पॉइंट नहीं पता है, लड़ाई नहीं जीत सकोगे। तो ये जो गुड पुरुष होते हैं ये एक्चुअली डिटेक्टिव है। तो आपको जो गूढ़ राज वगैरह होते हैं ना, किसी देश के, किसी और राज्य के वीक पॉइंट
जो रॉ वगैरह क्या करती है, जो हमारे और अधिकतर देश के होती है, जो ऐसे होते हैं जो किसी दूसरे देश में इंफॉर्मेशन गैदर का काम करते हैं। उनका क्या काम होता है कि देखते हैं उस देश का क्या वीक पॉइंट है। इन्फॉर्मेशन गैदर करने का मतलब क्या है कि जब भी ज़रूरी थोड़ी है इसका मतलब लड़ाई ही करना है भाई, जब भी ज़रूरत पड़े तो काम आ सके नॉलेज इन्फॉर्मेशन। तो दो टाइप के डिटेक्टिव होते हैं, एक जो बैठे रहते थे कहीं जाके और वहाँ से इन्फॉर्मेशन गैदर कर करके बताते रहते थे, ये होते हैं स्टेशनरी, इसको संस्थान बोलते हैं। एक होते हैं संचारी, संचारिक मतलब यहाँ से वहाँ वॉन्डरिंग करते रहते हैं, भाई मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस जगह से उधर जगह जाते हैं रहते हैं। क्लियर, इतना हो गया हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे हमारा इकॉनमी, सोसाइटी एंड मौर्यन आर्ट, उसके बाद हमारा पूरा मौर्य ख़त्म, उसके बाद पोस्ट मौर्य में कितना टाइम लगेगा। 2 वीडियो पोस्ट मौर्य में होगा, एक नेटिव एक फॉरेनर ख़त्म। उसके बाद एक वीडियो में हमारा पूरा डिस्कस करेंगे संगम, और गुप्त में हमें लग जाएगा 3 वीडियो लगेगा गुप्ता पीरियड में। उसके बाद पोस्ट गुप्ता जो क्या है पुष्यवती वर्धन डायनेस्टी, उसमें लग जाएगा 1 वीडियो, और उसका डेक्कन और साउथ इंडिया का जो है चालुक्य वगैरह के बारे में, पल्लवा वगैरह में 1 वीडियो। तो 1 2 और उसके बाद 2 2 4 5 6 8 वीडियो और लगेगा, ज़्यादा नहीं। एक वीडियो का मैं ज़्यादा से ज़्यादा लेंथ रखता हूँ 20 मिनट, तो 20 × 8 160 मिनट, 2.5 यार कंप्लीट। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच।